नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। महान क्रांतिकारी सेनानी खुदीराम बोस का आज शहादत दिवस है। भारत माता के ऐसे सपूत को सत सत नमन, बारंबार नमन। उनके चरणों में बारंबार नमन। ऐसे ही महान क्रांतिकारियों की बदौलत ही हमने आजादी पाई और शान से तिरंगा लहराने का हक भी मिला। देश के 135 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक माला में पिरोकर जिस तिरंगे ने पूरे विश्व में हमारी धाक जमाई, हमारा परचम लहराया, आज मंथन उस तिरंगे पर। बात उस तिरंगे की जिसका नाम लेते ही शरीर में सिहरन होने लगती है, रोम रोम रोमांचित हो जाता है। सियासत कल भी होती थी और आज भी हो रही है। देश के राजनीतिक दल जब तिरंगे को अपने अपने चश्मे से देख रहे हों, अपने अपने हिसाब से तिरंगे की परिभाषाएं गढ़ी जा रही हों, आप सोचिएगा जरूर कि तिरंगे पर हो रही राजनीति से क्या उन क्रांतिकारियों को जो अब इस दुनिया में नहीं है दुख नहीं पहुंचा होगा उनकी आत्माओं को, या देशभक्तों पर क्या गुजर रही होगी। नहीं है। अब मैंने कई 10-20 बंदों से माफी मांगे, बोले भाई हमारी मजदूरी नहीं लगी है। क्या पूरा नहीं मिला झंडा में चढ़वा राशन कार्ड पर चढ़वा कर गई, पूरे पीछे लेकर आए थे हम। खुदीराम बोस, एकला चलो का नारा देने वाले खुदीराम बोस, आजादी के आंदोलन के महानायक खुदीराम बोस। आज ही के दिन वो स्वतंत्रता हासिल करने के लिए, और वो कोई अपने लिए नहीं, ये तस्वीर है। मैं पुनः नमन करता हूं के न्यूज परिवार की तरफ से और करोड़ों करोड़ के न्यूज के दर्शकों की तरफ से खुदीराम बोस के चरणों में बारंबार नमन करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं। ऐसे महान क्रांतिकारियों का, जैसा अभी हमने आपको बताया कि इन क्रांतिकारियों और तिरंगे का नाम लेते ही रोम रोम सिहर जाता है। सिहरन मेरे भी शरीर में इस वक्त हो रही है इस महान क्रांतिकारी के चित्र के दर्शन करके। इन्हें कोई ये सुख भोगने नहीं आ रहे। इनके अंदर कोई ये लालच नहीं था कि ये कुछ प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे और देश जब आजाद होगा तो ये सत्ता की पेंशन भोगेंगे। अगर ये ऐसा सोचते तो आज भी हम गुलामी के जंजीरों में जकड़े होते, अंग्रेज हमें कोड़े मार रहे होते। ऐसे महान क्रांतिकारी की आज पुण्यतिथि है, शहादत दिवस है। उन्हें हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। और खुदीराम बोस के चरित्र से अगर हम 0.1% भी कुछ सीख लें तो मुझे लगता है जो ये हमारी राष्ट्रीयता को लेकर, हमारे राष्ट्रवाद को लेकर, हमारे राष्ट्र धर्म को लेकर, हमारे तिरंगे को लेकर, हमारे जो राष्ट्रीय कर्तव्य है उसको लेकर जो अनर्थक निरर्थक बहस चर्चाएं होती हैं, शायद वो नहीं होंगी। और मंथन की शुरुआत करने से पहले इसीलिए हमने आज इन महान क्रांतिकारी को नमन करके आगे बात की। चूंकि बात तिरंगे की है और खुदीराम बोस जी का आज शहादत दिवस है, उसकी चर्चा और उनको नमन किए बिना बात तिरंगे की पूरी ही नहीं होती। देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल कभी अब तो भारतीय जनता पार्टी है। देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल हम कह सकते हैं कांग्रेस ने लंबे समय तक यह आरोप लगाए कि बीजेपी और संघ परिवार के लोग, और जब भी बीजेपी की सरकार बनती है तो वो तिरंगे को भगवा में बदल देंगे। वर्षों से हमारे एक सहयोगी बता रहे थे कि ये वर्षों से चलता आया है। कांग्रेस ये बताती रही लोगों को कि अगर ये सत्ता में आ गए तो ये तिरंगे का रंग भगवा कर देंगे। यूपी के मुख्य विपक्षी सियासी दल ने तो तिरंगा यात्रा को दंगा यात्रा की संज्ञा दे दी। तिरंगा यात्रा निकाल रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे, उनके आपस में कोई किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। अखिलेश यादव का यह ट्वीट आपकी स्क्रीन में है। भाजपा के कार्यकर्ता तिरंगों की दुकान बन गए हैं, भाजपा बताए। सवाल पूछ रहे हैं वो इस पर, क्या तिरंगे पर कहीं किसी राष्ट्रीय ध्वज पर किसी देश में सवाल पूछा जाता है? अब वो जीएसटी की बात कर रहे हैं
ठीक है, जीएसटी देना पड़ेगा कि नहीं ये सवाल कर रहे हैं, ये दूसरा ट्वीट है। और इससे पहले का जो ट्वीट था उसमें उन्होंने कहा था कि ये एक तरीके से क्या ये दंगा यात्रा नहीं है? का भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को समझाए कि वो तिरंगा यात्रा निकालें, दंगा यात्रा नहीं। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है। कोई नेता कहता है कि तिरंगा फहराना जरूरी नहीं, तो कई कुछ और बयान देकर माहौल को गर्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन राजनीति है जो हर चीज में होती है। जब हम तो यही कहेंगे कि जब अपने अपने तरीके से लोगों को राजनीतिक दल अपने अपने चश्मे से बताने की कोशिश करते हैं। नजरिया हो सकता है, अपने अपने विचार हो सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नारा लगाया कि जब भारत माता का हर बच्चा अच्छा इलाज पाएगा तब तिरंगा शान से लहराएगा। एक और नारा उन्होंने लगाया कि जब भारत माँ का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा तब तिरंगा लहराएगा। बहुत सारी बातें, अच्छी बात है कि तिरंगा एक संदेश देता है, संकेत देता है कि जो तिरंगे के नीचे रहने वाले लोगों का कल्याण हो। यही एक संदेश और संकेत है। और 3 रंग भी अलग हैं, शान से लहरा रहा है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा है ये, जहां अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत शानदार लाइटिंग का लोकार्पण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना वहां उपस्थित थे। बहुत सारे लोग थे। मैं मुख्यमंत्री और सतीश महाना दोनों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इस तरीके के राष्ट्रीयता से ओतप्रोत आयोजन किए जाने चाहिए। ये सशस्त्र बलों के जवान, तमाम जिलों के कलेक्टर, एसपी झंडा लेकर पूरे देश में चल रहे हैं। इससे किसका कुछ बिगड़ने वाला है क्या? इस देश का वैभव, इस देश की संप्रभुता विश्व के सामने संप्रभुता का परचम लहराएगा। ऐसा नहीं है, इनसे कहीं भी इस तरह की चीजें कभी हुई नहीं और कभी होती भी नहीं। अभी हम देख रहे थे कि तिरंगे को लेकर, तिरंगा यात्रा को लेकर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जब एक आयोजन किया तो कांग्रेस पार्टी उसमें नहीं गई। अब विवाद डीपी लगाने को लेकर हो गया कि भाई आपने तिरंगे की डीपी लगाई, आपने नेहरू की क्यों लगाई? अरे भाई लगाने दो, तिरंगा है ना उसमें, कोई दिक्कत नहीं। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, तिरंगा महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति अपनी ही फोटो तिरंगा हाथ में लेकर लगा लीजिए, किसने रोका है? तिरंगे पर विवाद नहीं होना चाहिए। किसी को यह करने का अधिकार नहीं, वो चाहे विपक्ष का व्यक्ति हो चाहे सत्ता पक्ष का व्यक्ति हो। और मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दूंगा। 15 अगस्त को फिर मैं बधाई दूंगा जब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा पूरे देश में शान से। 75वां स्वतंत्रता दिवस होगा देश की आजादी का, और पूरे देश में चारों तरफ तिरंगा, भवनों में एक तरीके से एक तिरंगामय होगा देश। कम से कम उन्होंने इस बात को सोचा तो अच्छी बात है। भाई इस तिरंगे को 50 साल भी हुए होंगे, मैंने तो नहीं देखा वो आयोजन। हो सकता मैं न रहा, उस वक्त मैं इतना समझदार नहीं रहा होऊंगा, उसके बाद भी कई आयोजन हुए होंगे। और तिरंगे को लेकर, तिरंगे पर कॉपीराइट कांग्रेस पहले अपना पेश करती रही है और ये कहती रही कि भाई अगर ये संघ के लोग, जो संघ विचारधारा के लोग अगर सत्ता में आ गए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के रूप में हो, चाहे जनसंघ के रूप में हो, चाहे जनता पार्टी के रूप में हो, तो ये झंडे का रंग बदल देंगे। तो आज हम दावे के साथ, फक्र के साथ इस बात को कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने झंडे का रंग नहीं बदला। और देश में कम से कम इस बात को एक माहौल तो बना दिया नरेंद्र मोदी जी ने, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि अब आज मैं जब दफ्तर आ रहा था तो देख रहा था कि छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूलों से तिरंगा लेकर हाथ में निकल रहे थे। वो दृश्य बेहद मनमोहक था। एक बच्चा अपनी साइकिल में तिरंगा लगा के, स्कूली छात्र, छोटा सा बच्चा तिरंगा लगा के शान से अकड़ कर, ये अकड़ हमारे स्वाभिमान की है, ये अकड़ हमारे झंडे की है, ये हमारे तिरंगे की है। इस अकड़ के साथ वो बच्चा जा रहा था। ऐसे दृश्य आने वाले 3-4 दिनों में 15 अगस्त तक आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे पूरे देश में।
ये वास्तव में, लेकिन मैं कतई इस बात पे सहमत नहीं हूं कि तिरंगे पर कोई विवाद होना चाहिए। तिरंगे पर राजनीति क्यों? और तिरंगे पर कब का विवाद हुआ, ये जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए जरा। ये 5 विवाद हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। भोपाल में इस तरह मंडला, भोपाल का मंडला जो इलाका है मध्य प्रदेश का, वहां ये विवाद हुआ। करनाल में कई जगह राशन कार्ड को लेकर इस तरह के विवाद हुए। मैं मोटे तौर पर मैं बता दूं कि कहीं राशन वालों ने तिरंगे को, जो तिरंगे का मिशन है, जो तिरंगे की भावना है, उसको लेकर कहीं आहत करने की कोशिश की गई कि भाई राशन वाला पैसे मांग रहा है। एक जगह तो ये भी खबर है कि 5 किलो गेहूं काट लिया राशन वाले ने, कहा पैसा नहीं तो गेहूं को नहीं देंगे, जाइए। इसी तरीके के लोग किसी पवित्र राष्ट्रीय काम में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारी खबरें आई, तमाम सरकारी कार्यालयों में आई। कहीं रेलवे से खबर आई कि 38 रुपए तिरंगे के लिए जमा कराए जा रहे हैं। भाई कहीं ना कहीं से तो मैनेज होगा ही। कुछ दिन पूर्व हमारे सहयोगी ने इस बात को कहा था कि भाई जो सक्षम लोग हैं, जो ज्यादा संपन्न लोग हैं, वो तिरंगा अरेंज कर देना। और जिन्होंने सबसे ज्यादा फायदा लिया है शासन सत्ता सरकारों का, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सरकारों का, वो लोग कर दें। कुछ नेता, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, किसी दल के हों, वो व्यवस्था कर दें झंडे की। जो सुविधा भोगी वर्ग है उसको करनी चाहिए व्यवस्था। जो साधनहीन व्यक्ति है वो तन से मन से लग सकता है, लेकिन धन नहीं है उसके पास। उसको अगर 50 रुपया 40 रुपया देना पड़ता है तो उसे कष्ट होता है। मैं इस बात से सहमत हूं। झंडे को लेकर, तिरंगे को लेकर, जो घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा जो अभियान है, उसको लेकर जो तमाम सारी बातें आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान भी सुनिए आप। भारत का तिरंगा केवल 3 रंगों को ही स्वयं में नहीं समेटे हैं। हमारा तिरंगा हमारे अतीत के गौरव को, हमारे वर्तमान की कर्तव्य निष्ठा को और भविष्य के सपनों का भी एक प्रतिबिंब है। हमारा तिरंगा भारत की एकता का, भारत की अखंडता का और भारत की विविधता का भी एक प्रतीक है। हमारे सेनानियों ने तिरंगे में देश के भविष्य को देखा, देश के सपनों को देखा और इसे कभी झुकने नहीं दिया। आज आजादी के 75 वर्ष बाद जब हम नए भारत की यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो तिरंगा एक बार फिर भारत की एकता और चेतना का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मुझे खुशी है कि देश भर में हो रही तिरंगा यात्राओं में, हर घर तिरंगा अभियान में देश की वो शक्ति और भक्ति एक साथ झलक रही है। देश की वो शक्ति और भक्ति, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल वाजिब कहा कि भक्ति और शक्ति दोनों दिख रही है। ये दृश्य ही अद्भुत है, ये फीलिंग ही अद्भुत है। तिरंगे को लेकर जो फीलिंग आती है ना, वो ही अद्भुत है। वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, वो यहां दिल में, हृदय में महसूस की जा सकती है। मन मस्तिष्क को छा जाता है तिरंगा। ऐसा है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, ऐसा है हमारा तिरंगा। हम इस तिरंगे को लेकर जो तिरंगा यात्रा हुई और तिरंगे को लेकर जो हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, 75वां वर्ष है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। भारत की सरकार और पूरा जन पूरे देश को मनाना चाहिए। पूरा देश मनाए, मनाना ही चाहिए, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। इसको लेकर तमाम तरीके की चीज़ें आई हैं। तिरंगे को फील कीजिए। इसी फीलिंग के साथ में आज हम मेहमानों का आपसे परिचय कराते हैं इस मंथन में। मंथन का ये खास एपिसोड है।
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता मनीष सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत। एक खास मेहमान को हमने आज इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। रॉयल फैमिली अवध की का जो शाही परिवार रॉयल फैमिली, उससे ताल्लुक़ रखने वाले नवाब मीर जाफ़र अब्दुल्ला साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद नवाब साहब, आपने के न्यूज़ के दर्शकों को और के न्यूज़ को समय दिया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के चिर परिचित प्रवक्ता भाई ज्ञानेश्वर द्विवेदी भी है, जुड़ गए हैं। ज्ञानेश्वर भाई, आपका ये बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मनीष सिंह जी जुड़ गए हैं, जैसा कि मैंने परिचय कराया, अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं और जायज़ बातें भी मनीष जी कहते हैं। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मंथन के इस खास एडिशन में बहुत धन्यवाद सभी का। नवाब साहब से ही इस मंथन की शुरुआत करते हैं। नवाब साहब, आपके ख़ानदान के लोग, आपके परिवार के लोग लगातार आज़ादी के आंदोलन में रहे हैं, उन्होंने उसको जिया है, आज़ादी के आंदोलन में कुर्बानियां भी दी हैं और संघर्ष भी किया है। कुछ अपने पूर्वजों ने जो आपसे कुछ साझा किया हो, कुछ चीज़ें आज़ादी को लेकर, तिरंगे को लेकर, कुछ यादें, कुछ बातें हमारे दर्शकों से शेयर कीजिए नवाब साहब। देखिए, जो तिरंगा है, ये जो हमारा झंडा है, ये जो फ्लैग है, ये हमारी इज्जत है, हमारी शान है, हमारा रुतबा है और हमारे सेंटिमेंट्स हैं। ये हिंदुस्तान का ही तिरंगा नहीं है, बल्कि जिन जिन मुल्कों का अपना अपना फ्लैग होता है, वो उसकी इम्पोर्टेंस होती है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके अपने झंडे होते हैं, उनकी अपनी अहमियत होती है। लेकिन ये तिरंगा जो है, इसमें 3 रंग हैं। इसमें ऑरेंज है, वाइट है, ग्रीन है, और ये यहाँ के एथॉस को, जो हमारे इंडिया का है, कि उसमें स्पिरिचुअलिज्म कितना है, पीस कितनी है और एग्रीकल्चर, इन सब को दिखाता है। उसके बीच में एक चक्र है, उसके अंदर जो स्पोक्स हैं और अशोक की लाट है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। हमारे बुजुर्गों ने, अगर आप देखें तो 1857 में नवाब वाजिद अली शाह ने अंग्रेज़ों से वो ट्रीटी साइन नहीं की और अपना तख्त-ओ-ताज छोड़ने के लिए आमादा हो गए और कलकत्ते चले गए। बेगम हज़रत महल ने रानी झांसी के साथ, तांत्या तोपी के साथ और यहाँ के जो ताल्लुक़दारान थे, उनके साथ मिलके जंग आज़ादी में कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, जिसका नतीजा उनको सामने भुगतना पड़ा। लेकिन यह खुशी की बात है कि आज हमारा तिरंगा जो है वो लहरा रहा है और हम आज़ाद हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज़ादी जो है वो सिर्फ अंग्रेज़ों से निजात की बात नहीं है। आज़ादी हमारे जहन की, हमारे मिजाज की भी होना चाहिए, हम पर थोपना नहीं चाहिए। आज़ादी जो है ये हमारे सेंटिमेंट्स हैं और ये हमारे जज्बात हैं। हमें अपने दिल से इसकी परवाह होना चाहिए, इसकी इज्जत करना चाहिए। जब गार्ड ऑफ ऑनर होता है तो पूरा कंट्री जो है इस फ्लैग के सामने अपना सर झुकाता है। और इम्पोर्टेंस इसी की है कि जबरन इसको नहीं होना चाहिए और एज अ कैंपेन इसको हमें नहीं करना चाहिए। हम शुड वॉलंटियर करना चाहिए कि सब एक सिटीजन जो है वो खुद से आए बाहर और निकल के अपनी आज़ादी में साथ दे और उसमें शरीक हो। नवाब साहब, झंडे को लेकर तो कहीं कोई दो राय है नहीं। हर व्यक्ति इससे मोहब्बत करता है, प्रेम करता है और इसे थाम कर चलना चाहता है। एक अगर आप जवाब देना चाहें तो दीजिएगा, ना देना चाहें तो आप इस सवाल से आगे भी बढ़ सकते हैं कि झंडे को लेकर तरह तरह से विवाद नवाब साहब खड़े कर दिए गए हैं। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, और कुछ इस तरह की भी तस्वीरें और वीडियो भी आए कि उनमें ये कहा गया कि भाई कहीं राशन काटे ले रहे हैं राशन वाले, कहीं वो कर रहे हैं। ये बड़ी उस तरह की चर्चाएं हैं। लेकिन आपने जो बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जेहन और मिजाज की बात है, चाहे झंडे का सम्मान हो, चाहे आज़ादी हो। देखिए, झंडा जो है उससे कोई तफरीका नहीं होना चाहिए।
झंडा तो हमारे मुल्क का एक निशान है, लेकिन तरीके के ऊपर जरूर बातचीत हो सकती है कि जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, ये दिल से होना चाहिए। और हमारे सेंटिमेंट्स जो हैं, हम दिल से उसकी इज्जत करें और दिल से उसको लहराएं और अपना फख्र महसूस करें। जबर नहीं होना चाहिए कि पैसे काटे जा रहे हैं या कोई पेनलाइज किया जा रहा है, या अगर नहीं आपने फहराया तो आपको सजा दी जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरा कहने का मकसद है। ठीक बात है। इसी बीच एक और ख़ास मेहमान, बहुत वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ के अशोक राजपूत साहब जुड़ गए हैं। उनका भी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार के न्यूज़ के दर्शकों को समय देने के लिए और के न्यूज़ को समय देने के लिए। अशोक भाई बहुत नमस्कार, बहुत धन्यवाद। नवाब साहब ने बड़ी बात की। नवाब साहब का परिवार बेगम हजरत महल ने झांसी रानी के साथ स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, ये किसी से छुपा नहीं है। नवाब साहब को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, पूरा विश्व जानता है, पूरा भारत जानता है कि अवध के नवाबों का क्या योगदान रहा है। वाजिद अली शाह साहब ने ट्रीटी साइन नहीं की, राजपाट छोड़ दिया, चले गए, निर्वासित जीवन जीते रहे, नहीं किया। उस खानदान से जो हमारे खास मेहमान हैं नवाब मीर जाफ़र अब्दुल्ला साहब, उन्होंने फरमाया कि जब्र नहीं फ़क्र होना चाहिए। ज्ञानेश्वर द्विवेदी जी, आप समझ गए होंगे कि नवाब साहब का कहने का मतलब क्या है। और मैं एक प्रतीकात्मक बात कह रहा हूं कि जबरदस्ती नहीं, फ़क्र के साथ तिरंगा हाथ में थामना चाहिए। ये जो छोटी छोटी ओछी हरकतें लोग कर देते हैं, इससे कहीं ना कहीं उन भाइयों के मन में, हमारे जो दो रोटी के लिए संघर्ष करते हैं, उनके मन में कहीं इस एक अलग तरीके का माहौल एक क्रिएट हो जाता है। और झंडे को लेकर आज एक एडवाइजरी भी जारी की गई, देश में भी और उत्तर प्रदेश में भी, कि भाई किस तरीके से झंडे को फहराएं ना फहराएं, अपमान करेंगे तो कार्रवाई होगी। ये बातें भी आई हैं, बहुत सारी चीज़ें आई हैं। एक अच्छा दृश्य अभी हमने देखा, अगर हमारे सहयोगी वो दिखा सकें, कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक अद्भुत खूबसूरत लाइटिंग का लोकार्पण भी हुआ। ऐसे दृश्य देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। ज्ञानेश्वर भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको प्रणाम और सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को माफ कीजिएगा, मेरी ओर से, के न्यूज़ की ओर से भी सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई रक्षाबंधन की। और के न्यूज़ के दर्शकों को भी। और जहां तक तिरंगा की बात है, तिरंगा हमारे खून में, हमारे हृदय में, हर जगह है। तिरंगे का अपमान और सम्मान, अपमान करने वाले को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं, और सम्मान करने वाले को यहाँ से भगाने का किसी का अधिकार नहीं। तिरंगा को लेके राजनीति हो रही है, तिरंगा को लेके डिबेट हो रहा है, यही बहुत बड़ा आश्चर्य है। इसमें तो आश्चर्य होना ही नहीं चाहिए। इस पे इसी तिरंगे की शान के लिए कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। कितने लोग घर से निर्वासितों की तरह अपना जीवन जिए, कितने लोगों के घर, कुल, खानदान, सबका विनाश हो गया, कितने लोगों की कितनी संपत्तियां नष्ट हो गईं। और उसके बाद इसी तिरंगे की शान को बरकरार रखने के लिए, और इसी तिरंगे पे आज ये दुर्भाग्य है कि किसी ने कह दिया कि तिरंगा लहराना चाहिए तो हम उसके विरोध में खड़े हो जाएं। किसी ने कह दिया कि हम तिरंगा अपने घर पे लगाएंगे तो कोई कहे कि नहीं, ये गलत बात है, नहीं लगाएंगे। आपने कह दिया इसलिए नहीं लगाएंगे। ये कोई मतलब नहीं होता है। तिरंगा हमारे देश की पहचान है, हमारी पहचान है। सबसे पहले तिरंगा हमारी पहचान, हमारे देश की पहचान। हम किसी भी पार्टी, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखते हो, भले हमारा समुदाय का झंडा अलग हो, लेकिन सबसे ऊपर एक झंडा है, वो है तिरंगा झंडा। वो सारे धर्म, जाति, संप्रदाय, पंथ सबसे ऊपर है। तो ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पे आप विरोध करना शुरू कर देंगे कि इनको थोपना नहीं चाहिए, इनको किसी ने थोपा नहीं है। लोग अपील कर रहे हैं, ये हमको हृदय स्वीकार करना चाहिए, को अपने हृदय से स्वीकार करना चाहिए कि ये तिरंगा हमारा है। आप अपॉर्चुनिटी दूसरे को दे ही रहे हैं, इसलिए दूसरे ले रहे हैं। ठीक बात है, ठीक बात है ज्ञानेश्वर भाई, आ गई पूरी बात। एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर जो बाकी मेहमान हैं उनके पास चलेंगे। और
सवाल यही है कि तिरंगा जब्र नहीं फक्र की चीज है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब भारत मां का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। जब भारत के हर बंदे को अच्छा इलाज मिल पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। 14 अगस्त की शाम 5 बजे हर भारतवासी अपने हाथ में तिरंगा लिए राष्ट्रगान गाए। मैं भी आपके साथ रहूंगा अपने हाथ में तिरंगा लिए। हम सब मिलकर संकल्प लेंगे कि अब हम रुकेंगे नहीं, अब भारत रुकेगा नहीं, अब भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनकर रहेगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अमृत महोत्सव की सभी देशवासियों को के न्यूज परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस और आजादी के अमृत महोत्सव की देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नहीं है। अब मैंने कई 10-20 बंदों से माफी मांगे, बोले भाई हमारी मजदूरी नहीं लगी है। आपको राशन नहीं मिला झंडा ले चढ़वा राशन कार्ड पर चढ़वा कर गई, पूरे पीछे लेकर आए थे हम। ब्रेक के दरमियान एक हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने ये बड़ी महत्वपूर्ण और अद्भुत जानकारी दी। ये मुझे भी नहीं पता थी, दर्शकों को पता होगी, हो सकता विद्वज्जनों को पता हो।
कि जब हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अगर क्षतिग्रस्त हो जाए, गंदा हो जाए, फहराने लायक ना बचे, तो उसका एक तरीके से संस्कार किया जाता है, एक जीवंत व्यक्ति मानकर उसे संस्कार किया जाता है। उसे जलाया भी जा सकता है, लेकिन एक जैसे हम किसी मृत व्यक्ति की अंतिम क्रिया करते हैं, बाकायदे लकड़ियां रखकर किसी साफ स्थान पर अग्नि को समर्पित कर सकते हैं और एक साफ स्थान पर उसे दफना भी सकते हैं। इस तरीके की चीज़ों को लेकर तिरंगे की परिकल्पना की गई थी और उसको लेकर अगर हम पूरे देशवासी एक साथ एकजुटता नहीं दिखाएंगे तो ये खेद की बात है। एक बात और स्पष्ट कर दूं कि मंथन तिरंगे के विवाद पर मैं कतई नहीं कर रहा हूं और मैंने कभी इस विचारधारा से मैं कभी सहमत भी नहीं रहता, क्योंकि देश का झंडा सर्वोपरि है, उसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। इसलिए सभी पैनलिस्ट को एक बार फिर स्पष्ट कर रहा हूं, कोई विवाद में कोई किसी विवाद पर चर्चा नहीं कर रहा। मैंने ये जो मंथन कार्यक्रम आज रखा है वो इसलिए कि सब दिल के उद्गार व्यक्त करें और अपनी बात रखें, और जो बात रखने की आज़ादी है वही तिरंगे की खूबसूरती है। तो इसको भी हम समाहित हमने इस कार्यक्रम में किया है। इस बीच एक और मेहमान जुड़ गए हैं, अवध यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार। और ब्रेक के दौरान एक जानकारी और मुझे दी गई कि मीर जाफर अब्दुल्ला साहब रॉयल फैमिली ऑफ अवध से ताल्लुक़ जरूर रखते हैं, लेकिन अब नवाब कहलाना उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो मैं माफ़ी के साथ में पूर्व में कहे गए अपने शब्द वापस लेता हूं और आपको मीर अब्दुल्ला साहब ही कहूँगा। मनीष सिंह के पास चलेंगे। मनीष जी, तिरंगा तो गर्व की बात है। अखिलेश जी ने ट्वीट कर दिया, कहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग तिरंगा यात्रा या तिरंगा को लेकर जो चल रहा था उसमें कहीं झगड़ा लड़ाई हो गए, लड़के हैं, जोश ज़्यादा है। ऐसे ही लोग आज़ादी के समय आगे रहे होंगे झंडा लेकर आगे जाने में, और आपके अध्यक्ष जी ने कह दिया कि भाई ये तो तिरंगा नहीं दंगा यात्रा है। इस तरह की चीज़ों से क्या बचना नहीं चाहिए? भाई अखिलेश भी राष्ट्रवादी आदमी है, मैं तो ये थोड़ी कह रहा हूं कि कोई राष्ट्र विरोधी व्यक्ति है वो। मनीष भाई, ऐसा है कि जी देखिए, ऐसा है कि हमें समझना पड़ेगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही है वह राष्ट्र हित में है या नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं और कोई भी तिरंगा यात्रा का आयोजन करते हैं तो हमेशा इस बात की फिराक में रहते हैं कि कैसे हम उस कार्यक्रम को एक अलग रूप देने की कोशिश करें। आपको याद होगा, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और देश और दुनिया की खबरों से आप बहुत वाकिफ रहते हैं। कासगंज एक हमारे उत्तर प्रदेश का एक जनपद है जहां पर कुछ वर्ष पहले एक तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ था, जिसमें नारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का लगाया था। और आरोप किस पर लगा था? एक समुदाय को टारगेट करके, एक समुदाय को अपमानित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने षड्यंत्र किया था। और जब उसकी इंक्वायरी हुई, जब उसकी जांच हुई, तो उसमें क्या बातें निकल करके आई? एक बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, आपने कहा कि बहुत आजादी के समय ऐसे ही अति उत्साही लोग रहे होंगे जो युवा मोर्चा मैंने परिकल्पना की, मैं पूरे यकीन के साथ, चूंकि मैं था नहीं उस वक्त, मैंने परिकल्पना की हो सकता है ऐसे लोग रहे हों। ऐसे लोग अगर रहे होते और उनके हाथ में आंदोलन, आजादी के आंदोलन का अगर ध्वज रहता तो हमारा देश आजाद नहीं होता। सावरकर जी इस बात के उदाहरण है, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने बहुत बार जाकर के माफी मांगी और लिखित में उन्होंने माफी मांगी है। ये देश के सामने एक दस्तावेज है। मैं जो महत्वपूर्ण बात आपके सामने दर्शकों से कहना चाहता हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको और हमको सबको समझना पड़ेगा कि 1942 में जब एक समय में गांधी जी को लगा कि हमारा देश
अब आजाद नहीं होगा। हमारा देश बहुत कठिन और विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। तो 1942 में जब आदरणीय गांधी जी ने 9 अगस्त को करो या मरो का नारा दिया, उन्होंने देश के सामने कहा कि अब वक्त नहीं है हमारे पास, हमें अपने प्राणों की अगर बलि देनी पड़े तो हमें अपने प्राणों की बलि देनी पड़ेगी और हम इसके लिए तैयार होकर के आए और आजादी के आंदोलन का जो ध्वज है अपने हाथों में संभाल करके, और देश की आजादी अगर जान दे करके भी लेनी पड़े तो हम जान दे करके भी देश की आजादी को दिलाएंगे। मैं बहुत, इसलिए कि इस पैनल में बहुत वरिष्ठ लोग मौजूद हैं और बहुत उनके वरिष्ठता का सम्मान करते हुए सिर्फ एक बात आपके चैनल पे कहना चाहता हूं कि हम सबको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि देश का तिरंगा हमारे स्वाभिमान को रक्षित करता है, हमारे स्वाभिमान को बचाता है और हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो हमारा मान है, हमारा सम्मान है, हमारा स्वाभिमान है, हमारा संस्कार है और हमारा प्राण है। हम इसके प्राणों की बलि दे करके हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपने हाथों में पाया है। आज हम 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। मैं तो धन्यवाद देता हूं अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने कहा कि हम अगस्त क्रांति के दिन जो 9 अगस्त को हमें हासिल हुआ था, हमारे परम पूजनीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बंबई से ललकारा था अंग्रेजों को, हम अगस्त क्रांति के दिन से हम शुरुआत करेंगे। 9 तारीख से हमारी पद यात्राएं चल रही हैं, हमारा तिरंगा यात्रा चल रहा है, हम तमाम जगहों पर जाकर के घरों पर तिरंगा लगा रहे हैं और 9 तारीख से लेकर के और 15 अगस्त के दिन तक हमारा राष्ट्रीय जो ध्वज है, हमारा जो राष्ट्रीय तिरंगा है, इसको हर घर पर आप देखेंगे और हर समाजवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ एक एक कार्यकर्ता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश को मान करके 9 अगस्त से जो हमारी यात्रा शुरू हुई है 15 अगस्त तक अनवरत चलेगी और एक एक व्यक्ति से जुड़ करके हम अपने राष्ट्रीय तिरंगे को, राष्ट्रीय ध्वज के महत्व को ठीक बात है मनीष भाई। ज्ञानेश्वर द्विवेदी उंगली उठा रहे हैं बस 20 सेकंड में, क्योंकि 2 मेहमान इंतजार कर रहे हैं। ज्ञानेश्वर भाई 20 सेकंड से ज्यादा समय नहीं दूंगा। बात मैं कहना चाहूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर हमें शिक्षा देते हैं राष्ट्रवाद का, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर ये बताने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रभक्ति क्या होती है, तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अपने कार्यालय पर बरसों तक भारत का तिरंगा ना लहराया हो, मनीष भाई आपको सीखना चाहिए, आपको सीखना चाहिए कि राष्ट्रभक्ति किसे कहते हैं। ये सिद्ध होता है। अभी कुछ दिन पहले इसी चैनल के इसी डिबेट में मैं था और उस दिन चर्चा हो रही थी कि आप लोग तिरंगा यात्रा 9 तारीख से निकालेंगे। मैंने कहा था ये सब छलावा है, दिखावा है, असली रूप आपका आज आ गया। तिरंगा को लेके और उसको दंगा फैलाने तक ले जाने कहने वाले व्यक्ति को सबसे पहले तो देश से माफी मांगनी चाहिए। आपको सबसे पहले आपके अखिलेश यादव को देश से माफी मांगनी चाहिए और इस बात का अंदाजा सबको है, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को है। जो व्यक्ति वंदे मातरम का अपमान करने वाले व्यक्ति को अपने सर पे बिठा के रखता है, जो भारत माता को मंदिर के नाम पर लोगों अब आप दोनों मेहमानों से कृपा करके मेरा निवेदन है कि देखिए, तिरंगे पर मुझे लगता है बहुत मतभिन्नता होनी नहीं चाहिए। अशोक जी के पास जाते हैं। अशोक जी, अभी माफ कीजिएगा, मीर जाफर अब्दुल्ला साहब ने इस बात को कहा कि भाई फक्र और जब्र का सवाल है, जब्र नहीं होना चाहिए, फक्र होना चाहिए, और ये दोनों राजनीतिक दल के लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि ये सामूहिकता न करके ये राजनीति का विषय हो गया हो तिरंगा यात्रा, या जो हम 75वां समारोह उत्सव मना रहे हैं आजादी का अपने। अशोक भाई जी दुर्गेश जी, मैं सुन नहीं पाया इन लोगों की उसमें कि सवाल क्या है आपका, मैं सुन नहीं पाया, मुझे जरा सवाल दोबारा नहीं, मेरा कहने का मतलब कि जो पैनल में मौजूद रॉयल फैमिली ऑफ अवध के मीर जाफर अब्दुल्ला साहब ने ये कहा कि भाई हमें गर्व है और तमाम लोगों ने प्राणों की आहुति दी, लेकिन तिरंगा फक्र का विषय होना चाहिए, जब्र का विषय नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, अंदर से फक्र होना चाहिए कि तिरंगा हमारा है। और नो डाउट दुनिया में किसी भी देश का झंडा तो उसका स्वाभिमान सम्मान होता ही होता है। दुर्गेश जी देखिए, पता नहीं, मैं बड़े आश्चर्य की बात है कि हम 75 साल में वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं देश की आजादी के, और उसमें जो एक उत्साह का और बिना जिसमें कोई कंट्रोवर्सी होनी नहीं चाहिए थी, इसमें हर व्यक्ति को 123 करोड़ या 125 करोड़ नागरिक हैं, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए था। उसमें भी कुछ लोगों को कुछ रास्ते निकालने का तरीका हो रहा है, दिख क्या रहा है, हो क्या रहा है, ऐसा नहीं किया जा रहा है।
अरे साहब, ये एक राष्ट्रीय पर्व ध्वज तिरंगा का, एक तिरंगे की मतलब भावना, स्पिरिट क्या है। मुझे लगता है कुछ लोग राजनीतिक लाइन उसमें बिटवीन दी लाइन तलाश रहे हैं, उसमें कहीं कोई लाइन नहीं तलाशी जा सकती है। दुर्गेश जी, स्थिति यह है कि एक झंडे को लेकर के, तिरंगे को लेकर के, जब हम दुनिया में कहीं भी होते हैं, दुनिया किसी कोने में भी होते हैं, और कोई भी देश होता है अपने राष्ट्रीय ध्वज को लेकर रहता है, उसके अंदर जो होता है वो छाती, सीना चौड़ा होता है, अंदर से फेफड़े फूलते हैं और एक अलग तरीके से जोश होता है। यह स्थिति होनी चाहिए। लोग अभी अगर यहाँ किसी पार्टी के, पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो संवैधानिक पदों पर रह चुके हैं, जिम्मेदार बात होनी चाहिए थी, और कुछ और अपने पार्टी के लोगों को बताते कि यह और उत्साह की बात हो सकती है, या सरकार को बताते, या जन साधक हो तो ठीक था। लेकिन वह छोटी छोटी बातें कि तिरंगा यात्रा ये नहीं है, वो है, ये है, वो नहीं है। और इससे पहले एक और चीज बता दें, जो हमारे यहाँ सैनिक खड़ा हुआ है इस समय बॉर्डर पर, या जो हमारी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर जो रोजाना ध्वजारोहण होता है, या दूसरे और चीजों में हमें जब कोई आयोजन कार्यक्रम होता है, उस समय जो बैंड बजते हुए फिर जो उसके बाद जो ध्वजारोहण होता है, उसको अंदर से अगर फील कर लेंगे तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी जो बातें कर रहे हैं उनके अंदर ये नहीं आता। ठीक बात है, ठीक बात है। हाँ दुर्गेश जी, सबसे उसमें एक और महत्वपूर्ण है ध्वजारोहण। ये जो हमारा जो तिरंगा है, इसको लेकर के बाकायदा फुल ड्रिल है, एक पूरी ड्रिल है, और ड्रिल फ्रॉम सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का है, और इसके अंदर मतलब कितनी सारी परंपराएं निर्वहन करनी पड़ती हैं। ठीक बात है, बहुत बहुत। अभी ब्रेक के दौरान हमारे एक साथी ने बताया कि अगर झंडा क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसे बाकायदे पूरे सम्मान के साथ अग्नि को समर्पित किया जाता है, या जमीन में उसको गाड़ दिया जाता है। इस तरह के प्रावधान हैं। प्रोफेसर दीक्षित जुड़ गए हैं, जैसा कि मैंने परिचय कराया, अवध यूनिवर्सिटी की पूर्व वाइस चांसलर हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रोफेसर साहब, जो झंडे को लेकर, क्या किसी राष्ट्र के झंडे को लेकर कोई विवाद होना चाहिए कि भाई कोई झंडा यात्रा हो रही है या कोई समारोह हम मनाने जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई समग्रता बनाने की कोशिश नहीं की गई, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश नहीं की गई, या इसमें राजनीति बेवजह हो रही है? राजनीति तो आप जानते ही हैं, बेवजह भी होती है और बावजह भी होती है, और यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे मुद्दे पर राजनीति हो रही है जो कि राजनीति का मुद्दा नहीं होना चाहिए था। हमारे राष्ट्र के चिन्ह है, ध्वज है, राष्ट्रीयता है, राष्ट्र की नाक, सब मुद्दों पर कोई राजनीति का विषय होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अब राजनीति इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, या राजनीतिक आकांक्षाएं इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई है कि वे राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर भी बहुत ही क्षुद्र और सोच रखने लगी हैं, ऐसी टिप्पणियां कर देती हैं। मैं व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करूंगा तो अन्य लोगों को अन्यथा लगेगा, लेकिन यहाँ ऐसे राजनीति हैं जो कि जब कोरोना का टीका आया तो उन्होंने कहा भाजपा का टीका, जब झंडा आया तो दंगा जोड़ दिया। ये मुद्दे क्या, ये राजनीति के मुद्दे हैं क्या? ये राजनीति के मुद्दे नहीं है। इसी झंडे के लिए ही सब कुछ हुआ है। इसी झंडे के लिए कांग्रेस के अधिवेशनों में, एक अधिवेशन नहीं, कम से कम 10 अधिवेशन में इस पर विचार हुआ है कि झंडा कौन सा होगा, किस रंग का होगा, कैसे छेड़ेगा, कैसे फ्लैग कोड बना है, और ये मुद्दे विवाद और राजनीति दोनों से ऊपर होने चाहिए थे। ये गर्व का विषय है कि आज 75 वर्ष का समय हो रहा है जब हम अपने आजादी के 75 वर्ष मना रहे हैं। ये गर्व का विषय है कि भारत का लोकतंत्र इन 75 विषयों में पहले से अधिक सुदृढ़ हुआ है। ये गर्व का विषय है कि भारत एक देश के रूप में पूरे विश्व के मानचित्र पर एक गरीब, भूखे, गरीब देश की छाया से निकलकर आज एक समृद्ध, सशक्त देश के रूप में आगे आया है। इसमें किस बात का विवाद है? विवाद का विषय यह हो सकता था कि हमारी राजनीतिक दल के जो नीतियां हैं वे अच्छी हैं या आपके दल की नीतियां अच्छी हैं, गरीबी को हटाने की नीतियां आपकी अच्छी हैं या मेरी अच्छी हैं। झंडे में कौन सा विवाद हो सकता था क्या? ये बेवजह विवाद खड़ा करने की एक छोटी मानसिकता है जो कि राजनीति से ऊपर कुछ सोचने के लिए मजबूर कर देती है, राजनीति के ऊपर जाने ही नहीं देती है। हर चीज को छोटा कर राजनीति के चश्मे से देखने की आदत इस देश के राजनीतिज्ञों को धनवाक से लग गई है। सभी पार्टी की बात मैं कर सकता हूँ। ये विषय और देश में जाकर देखिए, इन विषयों पर विवाद नहीं समझौते हैं, इन विषयों पर कोई चर्चा भी नहीं कर सकता। ये विवाद के विषय नहीं है, ये कोई आपके वितंडावाद के विषय नहीं है, ये कोई आपके इंटरप्रिटेटिव फ्रीडम के विषय नहीं है। ये विषय है जिसके ऊपर आपको सबको नतमस्तक होना चाहिए था।
राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, क्या इन पर भी विवाद किए जाएंगे अब कि ये राष्ट्र का ये हाथी नहीं, हम हाथी को नहीं मानते, हम शेर को मानेंगे, हम शेर को नहीं मानते, हम चूहे को मानेंगे? ये कोई विवाद का विषय है? प्रोफेसर साहब एक बड़ी महत्वपूर्ण, आपने बहुत सारी बातें, इतनी अद्भुत बातें की कि बिल्कुल कोई इनको काट की बातें की आपने कि वितंडावाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो प्रोफेसर साहब, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहला झंडा नेहरू ने फहराया था या गांधी ने फहराया था या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने फहराया था। झंडा झंडा है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। अगर राहुल गांधी ने नेहरू की डीपी लगा ली तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हम मोदी जी की डीपी लगा लेंगे झंडा लिए हुए, क्या दिक्कत पड़ती है उसमें? वितंडावाद क्यों ये प्रोफेसर साहब? प्रणम्य है, श्लाघ्य है, आदरणीय है, वो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वह किसी भी रूप में हो। मैं तो ये भी कहता हूं कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने झंडा फहराया होगा, वो भी हमारा ही तिरंगा था। शक्ल थोड़ी अलग हो सकती थी, लेकिन वो भी हमारे लिए किसी विवाद का विषय नहीं है। तो झंडा किसने फहराया था ये विवाद का विषय नहीं है, वो भारत का झंडा था। यह सम्मान का, श्रेष्ठता का, आदर का विषय है। इस पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। जो भी विवाद हुए हैं उस पर आज और अभी से पटाक्षेप होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगले 5 दिनों तक हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम आजादी के 75 वर्ष मना रहे हैं पूरे शान के साथ, और उसमें सभी जिन्होंने भी योगदान दिया, जिन पे हमें गर्व होना चाहिए, वे सभी प्रणाम के योग्य हैं। वे आजादी के पहले के वे सारे लोग प्रणाम के योग्य हैं जिन्होंने इस झंडे की शान के लिए अपनी जानें दी। वे नहीं देख पाए आजादी, वे भी प्रणाम करने के योग्य है, आदर करने के योग्य है। झंडा विवाद और वितंडा का विषय नहीं होना चाहिए। ठीक बात आज है। और ये विवाद समाप्त हो जाने चाहिए। ठीक बात है। प्रोफेसर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। मीर जाफर अब्दुल्ला साहब, आपके पास आ रहा हूं। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही आपने। फक्र और जब्र का विषय रखकर इस डिबेट को एक नया आयाम दिया, और ये एक तरीके से जो राइट टू फ्रीडम है या जो स्पीच, जो बोलने की आज़ादी की बात है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी बात इसमें यहाँ लागू होती है। क्योंकि झंडा तिरंगा तभी दिलों में है क्योंकि हमें इस देश में बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मीर जाफर अब्दुल्ला साहब की लकीर बड़ी है? उनके पूर्वजों ने बहुत बड़ा योगदान किया। बेगम हजरत महल झांसी रानी के साथ लड़ी तो दुर्गेंद्र चौहान बता दें कि नहीं, मेरे फोरफादर बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, अब बेगम हजरत महल का कोई योगदान नहीं था। क्या ये वजह है विवाद की, मीर जाफर अब्दुल्ला साहब? नहीं, इसमें तो कोई विवाद की वजह होना ही नहीं चाहिए। जैसे अभी प्रोफेसर मनोज दीक्षित साहब फरमा रहे थे कि तिरंगे के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी होना ही नहीं चाहिए। भाई, ये तो हमारा एक नेशनल फ्लैग है जी, और ये हमारा सबका एक जाहिर है कि वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। हम लोगों को उसके सामने सर झुकाना चाहिए और दिल से उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं 1947 तक जब यूनियन जैक रेजिडेंसी में लगा हुआ था और जब हम आज़ाद हो गए तो वो झंडा उतारा गया और तिरंगा वहाँ के ऊपर लगाया गया तो कितना जश्न मनाया गया जी। जब भी ओलंपिक्स में कोई गोल्ड मेडल लेता है या कोई मेडल लेता है तो अपना तिरंगा ही नहीं, अपना जो भी नेशनल फ्लैग होता है उसकी वो इज्जत करके वो घूमता है और दौड़ लगाता है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ के ऊपर और भी गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा कि हर फ्लैग जो है उसके साथ में सेंटिमेंट्स जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो सोशल हो, कल्चरल हो, रिलीजियस हो, जो भी हो। यहाँ पर हम तो 75 साल की अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और घर घर तिरंगा लगा रहे हैं और उसके ऊपर एक तरह से कैंपेन चल रहा है। लेकिन अभी मुहर्रम में ये देखा गया कि ये जो काले झंडे, सियाह झंडे इमामबाड़ों के ऊपर लगाए जाते थे या और इस तरह का उसका गम का इजहार करने के लिए किया जाता था, यही फ्लैग जिसके साथ में सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर पाबंदी आयद कर रही थी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए और किसी के भी फ्लैग को उसके सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। तो ये है कि तिरंगे के सिलसिले से कोई कंट्रोवर्सी होने की गुंजाइश ही नहीं है। हमें इसकी रिस्पेक्ट हमेशा करना है। जब भी कोई वॉलंटियर, जब भी कोई इस तरह का माउंटेनियर जाता है एवरेस्ट के ऊपर तो अपना वो फ्लैग हिंदुस्तान का लगाता है। तो ये है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये हमारा जो नारा है
ये हमेशा हर एक के दिल में होना चाहिए, इस पर कोई जबर और ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक बात। प्रोफेसर साहब, मीर जाफर अब्दुल्ला साहब ने बिल्कुल डिटो एक एक बात से सहमति जताई जो आपने कही, और हर भारतवासी और विश्व में जहां जहां भारतीय रहते हैं तिरंगे से उनको इतनी ही मोहब्बत है। देश जाति कहते हैं ना, जो हमारा जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कोई दुर्गेंद्र चौहान क्षत्रिय जाति में पैदा हुआ तो उसमें बलिदान हो जाए। हम भारत के संदर्भ में कह रहे हैं, तिरंगे के संदर्भ में कह रहे हैं, या ज्ञानेश्वर द्विवेदी ब्राह्मण कुल में अपना बलिदान दे दें, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप तो विद्वान हैं, हम लोग उतना जानकार व्यक्ति नहीं, मतलब कम से कम मैं बाकी लोगों को चैलेंज नहीं कर रहा हूं। अभी मीर जाफर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि भाई हर झंडे का सम्मान होना चाहिए, राष्ट्रीय झंडा सर्वोपरि है, लेकिन जिससे सेंटिमेंट जुड़े हैं उसका सम्मान होना चाहिए। और वो कहीं ना कहीं अभी जैसा उन्होंने बताया मुहर्रम को लेकर कहा कि भाई काले झंडे सरकार या जो सरकारी तंत्र ने उतरवाए, इससे कहीं ना कहीं सेंटिमेंट हर्ट होते हैं। जब इस तरह लोग हर्ट होंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके मन में कुछ दिक्कतें आएंगी, मैल आएगा। धार्मिक वाला एक अलग विषय है। बोलिए, कंटिन्यू करिए प्रोफेसर साहब। जी प्रोफेसर साहब, आप ही से सवाल है जी। काले झंडे को लेकर कोई सवाल आपने किया है? नहीं, मैंने कहा कि अभी मीर जाफर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि तिरंगा सर्वोपरि है। आपने जो कुछ कहा, उन्होंने कहा सर्वोपरि सरमाते पर है, यही होना ही चाहिए। जो बातें कही डिटो कर दिया। आपकी एक एक बात से उन्होंने सहमति जताई, लेकिन उन्होंने कहा कि झंडा चाहे जो हो, राष्ट्रीय झंडा सर्वोपरि है, उससे ऊपर कुछ नहीं, लेकिन उसके नीचे जो कुछ है उसी से राष्ट्रीय ध्वज बना है। मतलब ध्वज बना, जो कम्युनिटियां जातियां जो रहती हैं उस राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रतीक है वो लोग हैं। जब भी लोग हैं तभी लोकतंत्र है। तो उन्होंने इस बात का, कहीं उनके मन में इस बात को लेकर कोई पीड़ा है कि अभी जब मुहर्रम का अभी वो सिया लोग मुहर्रम मनाते हैं, सिया समुदाय के लोग काले झंडे घरों में लगाते हैं, उसको लेकर कुछ प्रशासन तंत्र ने लखनऊ में उतरवा दिए झंडे और वो किया। तो उन्होंने कहा झंडा, हर व्यक्ति जो झंडा होता है ना, कहीं ना कहीं उससे सेंटीमेंट जुड़ा होता है। राष्ट्रीय झंडा उसमें नो डाउट सेंटीमेंट सबके हैं, लेकिन अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग ग्रुप्स, इनके भी झंडे होते हैं। तो उनकी ये अर्ज था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे सब चीज़ें जो होती ना, एक जो हमारी एकता है, अखंडता है, उसको लेकर मन में कहीं ना कहीं लोग पीड़ा महसूस करते हैं। नहीं, निश्चित रूप से ये जो इसकी भावना जो है उसको समझा भी जाना चाहिए, अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, मैं भी ये बात भुग चुका हूँ किसी और प्रदेश में, और गलती से मैंने उस दिन काली शर्ट पहनी हुई थी और उस कार्यक्रम में सीएम को आना था और उन्होंने मुझे बाहर रोक दिया। बोले नहीं साहब, प्रशासन का एक लाइन का निर्णय है कि कोई भी काली चीज पहनकर अंदर नहीं जा सकते। तो मैंने कहा कि आप काली चीज को क्या मानते हैं? काली चीज विरोध और प्रतिरोध का प्रतीक हो सकती है, लेकिन व्यक्ति प्रतिरोध कर रहा हो ये जरूरी थोड़ी है। और दूसरा, प्रतिरोध भी यदि कर रहा है तो उसका ये अर्थ नहीं है कि आप किसी को अंदर नहीं जाने दें। ये कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटिव ज़ील जिसको कहते हैं ना, कुछ ओवर ड्राइव जिसको कह सकते हैं, वो हो जाती है कि उनको ये लगा कि काला झंडा का माने विरोध का मतलब हर तरह के काले झंडे को आप विरोध का प्रतीक मान लेते हैं। ये बात समझी जानी चाहिए कि लखनऊ का मुहर्रम एक विशिष्ट मुहर्रम है और शिया लोगों का जो मुहर्रम है वो तो अद्भुत है। और नवाब साहब भी उस बात की गवाही देते हैं और मेरे अग्रज हैं, मेरे मार्गदर्शक रहे हैं, मेरे वरिष्ठ हैं। और इस बात को सत्यनारायण बालकरम सिंह याद होगा आपको, नवाब साहब जब लखनऊ आए थे और उन्होंने मुहर्रम के ऊपर पूरा सर्वे किया था, विशेष रूप से वो टेनेरा डेंटोबागो से आए थे जी। और उन्होंने इस बात को कवर किया था कि यूपी का और खासतौर से शिया मुहर्रम उत्तर प्रदेश और लखनऊ में जो मनाया जाता है वो एक बहुत ही विशिष्ट किस्म का त्योहार है। इतनी सेंसिटिविटीज होनी चाहिए प्रशासन के पास कि वो इस बात का अंतर समझ सके कि किस चीज के लिए क्या किया जा रहा है। ठीक बात है, ठीक बात है प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही कि मर्म समझना चाहिए। आपने एक उदाहरण दिया और मर्म समझा। अशोक भाई के पास आते हैं। अशोक भाई, निवेदन है कि बहुत जल्दी में 40-30 सेकंड में, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है हमारे इस कार्यक्रम में,
मीर जाफर अब्दुल्ला साहब को सुना और प्रोफेसर दीक्षित ने भी कहा कि त्योहारों का, उन्होंने कहा कि अद्भुत है लखनऊ का मुहर्रम, अद्भुत है सिया मुहर्रम। यही फीलिंग खत्म हो रही है, यही फीलिंग कम हो रही है, तभी मुझे लगता है कि ये बातें आ रही हैं कहीं ना कहीं। अगर हम चीज़ों को महसूस करें, हम दूसरे की चीज़ को महसूस करें और संवेदनशील रहें, तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें नहीं आएंगी। बहुत जल्दी में जवाब, फिर मनीष सिंह के पास जाएंगे। जी, जो तिरंगा है, तिरंगा को लेकर के, तिरंगा के समय के जो 3 या 4 दिन का जो आयोजन है, इस दौरान अन्य सब चीजों को पीछे रखना होगा। 365 दिन में 360 दिन बहुत सारी चीजें होती रही हैं, तब कर सकते हैं, तब एक अलग विषय है, लेकिन इसको इसके साथ क्लब नहीं किया जा सकता है। मुहर्रम के आयोजन को और तिरंगा को क्लब नहीं किया जा सकता है। मीर जाफर साहब का अपना कोई रहा होगा इशू, उन्होंने इसमें एक डाइल्यूट किया है, ये इस समय का समय नहीं था। फिर मैं बड़े आराम से और बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा, तिरंगा विषय को, राष्ट्र ध्वज को लेकर के मतलब ऐसा कौन है, मतलब ये तो इसे बिना इवेंट बट के और इसे एक पूरे उत्साह और उमंग के साथ फील करना चाहिए, और इसमें अधिक से अधिक मतलब भागीदारी को होना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि पहले झंडे को सामान्य रूप से लगाने का अधिकार नहीं था, उसे लगाने का पूरा प्रोटोकॉल था। ये तो अभी सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट और सब की वजह से कुछ ईज हुआ चीजें, और जिंदल फैमिली से गए बाकायदा और उन्होंने इसे क्या नाम है कंफर्टेबल स्थिति में, ताकि आज हम एक सामान्य व्यक्ति भी। ठीक बात है अशोक भाई, ठीक बात है, ठीक बात है। मनीष सिंह के पास चलते हैं। मनीष जी, अशोक जी कह रहे हैं कि भाई निर्विवाद, इसमें कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए, 365 दिन सारे त्योहार हम मनाते हैं, ये राष्ट्रीय त्योहार है और इसका एक अलग महत्व है। चौहान जी, समाजवादियों ने हमेशा से राष्ट्र को बनाने के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, राष्ट्र की सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए त्याग किया है और बलिदानी दी है। मैं आजादी के समय से लेकर के अभी तक, अरे बोलने दीजिए भाई महाराज, द्विवेदी जी बोलने दीजिए उनको भाई, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। नहीं आप बोलिए मनीष भाई, नाराज मत होइए। अरे आप ही के मित्र हैं, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, आप नाराज मत होइए मनीष भाई, बोलिए समाजवादियों ने हमेशा से देश को बनाने के लिए, देश की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए आजादी के आंदोलन से लेकर के अभी तक अपने प्राणों की बलि दिया है, और आगे भी इस राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा के लिए, भारतीय तिरंगा के लिए और भारतीय स्वाभिमान और भारतीय सम्मान के लिए जहां पर भी जरूरत पड़ेगी, हम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी आंदोलन को लेकर के अनवरत संघर्ष करते रहेंगे। और मैं कुलपति जी से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, चूंकि आप बहुत बड़े विद्वान और बहुत कुलपति के पद पर आप रह चुके हैं, तो राष्ट्रपति की गाड़ी भी ब्लैक है, प्रधानमंत्री जी की भी गाड़ी ब्लैक है, और काला जादू की जो बात कर रहे हैं कुलपति जी, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, अपने सूचना के तंत्रों से आप पहुंचाने की कोशिश करिएगा कि राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी भी अपनी गाड़ी का जो कलर है ब्लैक, उसको चेंज करवा लें, कहीं काला जादू उन गाड़ियों पर भी न लग जाए। नहीं ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कही है मनीष भाई। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, ज्ञानेश्वर भाई का बहुत शुक्रिया, मनीष भाई आपका बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, मीर जाफर अब्दुल्ला साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और बहुत वरिष्ठ पत्रकार अशोक राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मंथन में निर्विवाद रूप से एक बात जो निकल कर आई कि भाई राष्ट्र झंडे से सर्वोपरि कुछ है ही नहीं, लेकिन ये बातें भी इसके पहले ये है कि हम जो समाज है जिसमें हम झंडे का प्रतिबिंब देखते हैं, इस राष्ट्र को, वो राष्ट्र बना किन किन कम्युनिटी से है, किन किन ग्रुप से है, कौन कौन से लोग हैं जिन्हें हम लोग हैं, उनसे लोकतंत्र बना है, राष्ट्र बना है, उनकी भावनाओं का ख्याल रखना होगा, उनके दुख दर्द, उनकी पीड़ा, उनके सेंटिमेंट्स का भी ख्याल रखना होगा, तभी तिरंगा सार्थक रहेगा और बना रहेगा। आज के न्यूज के इस मंच से मैं समस्त उत्तर प्रदेश के वासियों को और देशवासियों को 75वीं वर्षगांठ के लिए अग्रिम बधाई देता हूं और अनुरोध करता हूं कि आने वाले जो 4 दिन हैं, आज 11 तारीख हो गई, 15 को हमारा आज़ादी का उत्सव है, पूरे देश में तिरंगे ही तिरंगे दिखने चाहिए, तिरंगे ही तिरंगे दिखने चाहिए, रोमांच वो दिखना चाहिए, हृदय के अंदर जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करना चाहिए अपने राष्ट्र के लिए, अपने झंडे के लिए।
यही मेरी अपील है। अब वक्त हो चला है मंथन में चलते चलते का, और चलते चलते में आज रक्षाबंधन का त्यौहार भी देश के तमाम भागों में मनाया जा रहा है और कल भी बहुत सारे लोग इस त्यौहार को मनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को यानी आज अपने आवास पर जो पीएमओ में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी बच्चियों से रक्षाबंधन का त्यौहार उनके बीच मनाया और उनसे रक्षा सूत्र बंधवाए और हर बच्ची को एक तिरंगा भी भेंट किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत खासी अंदाज में इस पावन पर्व को मनाया। ये तस्वीरें हैं, ये वो वीडियो हैं जो आप देखकर भावुक होंगे और मैं आपको इन्हीं दृश्यों के साथ में छोड़ जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मोदी को राखी बांध बच्चियों की मुस्कान ये बताने के लिए काफी है कि ये उनकी जिंदगी के कभी ना भूलने वाले पल हैं। रक्षाबंधन के मौके पर इन बेटियों को प्रधानमंत्री